हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम प्रजामंडल आंदोलन के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ हुआ उसकी चर्चा की थी। फिर राजस्थान में कौन सी प्रजामंडल की स्थापना हुई उसकी चर्चा की थी। हमने जयपुर प्रजामंडल के विषय में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज है। उन्होंने 1931 में की, और लेकिन जयपुर के अंदर प्रजामंडल की स्थापना से पहले कुछ महान व्यक्तित्वों के द्वारा जयपुर में राजनीतिक जागृति पैदा करने का कार्य किया गया, जिसमें अर्जुनलाल शेट्टी का स्थान है वो महत्वपूर्ण है। अर्जुनलाल शेट्टी ने किस प्रकार आपने देखा कि वर्धमान विद्यालय के माध्यम से है वो जयपुर के लोगों के अंदर है वो राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर हितकारिणी सभा और जीवन कुटीर के माध्यम से है जयपुर में राजनीतिक जागृति पैदा करने का कार्य किया। जीवन कुटीर जो हीरालाल शास्त्री ने 1927 में निवाई टोंक के अंदर स्थापित की थी, अपनी जो पुत्री शांताबाई है उसके निधन के पश्चात महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना की थी। और किस प्रकार मैंने आपको बताया था कि 1935 के अंदर है वो जीवन कुटीर है वो किस प्रकार है वो वनस्थली विद्यापीठ के रूप के अंदर स्थापित हो जाती है, जो छात्राओं के स्वांगीण विकास का एक भारत के अंदर अखिल भारतीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण है वो संस्था बन गई। तो शिक्षा के माध्यम से है वो राजनीतिक जागृति पैदा करने का काम है वो वनस्थली विद्यापीठ ने किया। किस प्रकार हमने देखा कि 1922 के अंदर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए वो आंदोलन चला। ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा के नेतृत्व के अंदर, जिसने जयपुर समाचार नामक दैनिक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया, उसके माध्यम से है वो किस प्रकार जयपुर के अंदर वो राजनीतिक जागृति है वो पैदा करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार एक प्रकार से जो जयपुर के अंदर जो राजस्थान में जो अकाल पड़ा था 25-26 में, उसमें किस प्रकार जयपुर का जो अनाज है वो बाहर भेजा जाता था, तो अनाज निकासी के लिए किस प्रकार 1925-26 के अंदर जो आंदोलन चला उससे जयपुर के लोगों के अंदर वो राजनीतिक जागृति पैदा हुई। किस प्रकार जमनालाल बजाज जो गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे, और जो गांधी जी है उनको जो विभिन्न जो राष्ट्रवादी जो गतिविधियां थी उनको संचालित करने के अंदर किस प्रकार वो आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज देते थे, जो गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने किस प्रकार चरखा संघ के माध्यम से 1927 में उन्होंने जयपुर के अमृतसर नामक स्थान पर चरखा संघ की स्थापना की, और किस प्रकार चरखा संघ की सहायता से रचनात्मक कार्यों के द्वारा है वो जयपुर में राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया। इसी समय किस प्रकार 5 अप्रैल 1930 की जो घटना होती है, जयपुर में मोतीलाल दिवस मनाया जाता है। जो मोतीलाल जो भीलों के मसीहा थे और जो एकी आंदोलन के प्रवर्तक जिनको माना जाता है, तो उनकी मुक्ति के लिए है वो 5 अप्रैल 1931 के अंदर है वो मोतीलाल दिवस मनाया गया। तो इन जो जयपुर के अंदर ये जो विभिन्न घटनाएं घटित हो रही थी, जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, अर्जुनलाल शेट्टी, हीरालाल शास्त्री, तो इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर है वो 1931 के अंदर है वो कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज है आदि ने मिलकर के है वो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। लेकिन जयपुर प्रजामंडल है वो 1931 के पश्चात लगभग 5 वर्षों तक है जयपुर प्रजामंडल है एक प्रकार से निष्क्रिय से रहा। तो ऐसी स्थिति में जो एक तरह से हम कहें कि जमनालाल बजाज है वो 1936 के अंदर है वो उस प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं, और पुनर्गठन के द्वारा इसमें इन्होंने चिरंजीलाल मिश्र है उसको इस प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है, और जो हीरालाल शास्त्री है उसको महामंत्री बनाया जाता है। और उसके पश्चात जैसे आप जानते हैं कि 1938 के अंदर जमनालाल बजाज है खुद इस प्रजामंडल के है वो अध्यक्ष बन जाते हैं, और 8-9 मई 1938 को, जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की थी कि 8 और 9 मई को है वो किस प्रकार है वो जो जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है वो जयपुर के अंदर है वो आयोजित किया जाता है। नथमल का कटला जयपुर के अंदर है, और यही जो कस्तूरबा गांधी है वो 10 मई 1938 को महिलाओं की एक सभा को संबोधित करती है। और इस जो प्रजामंडल था, तो इस प्रजामंडल की जो गतिविधियां हैं उस गतिविधियों से भयभीत होकर के है वो किस प्रकार है, जो हमने देखा कि जो एक प्रकार से जो जयपुर की सरकार है वो किस प्रकार है वो इनकी प्रजामंडल पर है वो प्रतिबंध लगा देती है, या प्रजामंडल
और एक प्रकार जमनालाल बजाज को जयपुर प्रवेश पर पाबंदी लगा देती है और जयपुर प्रजामंडल के कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगा देती है। लेकिन जमनालाल बजाज वो राजआज्ञा का उल्लंघन कर करके किस प्रकार वो प्रवेश करते हैं जयपुर के अंदर और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जयपुर प्रजामंडल के अनेक जो कार्यकर्ता थे, जो उनको है वो एक प्रकार से क्या है कि उनको बंदी बना लिया जाता है। और ऐसी स्थिति में 18 मार्च 1939 को गांधी जी की सलाह पर है जो सत्याग्रह है वो प्रजामंडल की गतिविधियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर वो जो राज्य सरकार है वो सत्याग्रहों को मुक्त कर देती है। लेकिन 25 मई 1940 को जमनालाल बजाज है वो पुनः उत्तर प्रदेश सरकार की स्थापना के लिए वो मांग उठाते हैं, क्योंकि इससे पहले क्या है कि जब जो एक प्रकार से हम कहें कि 1 मार्च 1939 को जयपुर किसान सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है, 12 मार्च 1939 को है जयपुर दिवस मनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि नेचुरली है वो जो एक तरह से क्या है कि जयपुर सरकार है वो एक तरह से वो भयभीत हो जाती है। और इसी समय क्या है कि जैसे मैंने 25 मई 1940 को जमनालाल बजाज है वो उत्तर प्रदेश स्थापना करने के लिए पुनः मांग उठाते हैं। और इसी समय क्या है कि हीरालाल शास्त्री के जो प्रयास से है वो शेखावटी किसान सभा है उसका समर्थन है, उसको भी वो भी किसको मिल जाता है, जयपुर प्रजामंडल को मिल जाता है, या अर्थात उसका विलय है किसान सभा है उसका जो विलय है वो जयपुर शेखावटी किसान सभा का जो विलय वो जयपुर प्रजामंडल में हो जाता है। और इस समय जो एक तरह से क्या है कि हम कहें कि जो दुर्गावती वगैरह जो बहुत सी महिलाएं हैं जिसमें रमा देवी है, पांडे है, सुशीला देवी है, सुमित्रा है, इंदिरा देवी, शारदा और दुर्गावती शर्मा है आदि जो है महिलाएं हैं वो भी एक तरह से सत्याग्रह में भाग लेती हैं। और एक इसी समय क्या है कि चिरंजीलाल अग्रवाल है वो एक अलग से है एक दल बना लेते हैं, प्रगतिशील दल बना लेते हैं। तो प्रगतिशील जो दल है उसके गठन करने का काम चिरंजीलाल अग्रवाल ने किया, प्रगतिशील प्रजामंडल दल का गठन कर लेते हैं। तो इसी समय जैसे कि आप जानते हैं कि 1942 के अंदर है वो फरवरी 1942 में जमनालाल बजाज का वो देहांत हो जाता है और इससे प्रजामंडल की गतिविधियां हैं वो एक तरह से हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेकिन 1942 के अंदर इसी समय अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन वो प्रारंभ किया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ किया जाता है तो इसी समय गांधी जी अपने भाषण में ये कहते हैं कि रियासत के शासकों को कहते हैं कि वो अंग्रेजों से संबंध तोड़ लो, संबंध विच्छेद कर लो। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हीरालाल शास्त्री वगैरह है वो इसके वो एक प्रकार से है वो एक असमंजस में पड़ जाते हैं। और वो एक प्रकार से क्या है कि जो तत्कालीन जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल है और हीरालाल शास्त्री है उनके मध्य है वो एक 1942 के अंदर है 17 अक्टूबर 1942 को एक समझौता होता है जिसको जेंटलमैन समझौता कहते हैं। और जेंटलमैन समझौता है उसमें ये प्रजामंडल की हीरालाल शास्त्री जी की बातें मांग ली गई कि जयपुर में उत्तर प्रदेश सरकार की स्थापना की जाएगी, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अनुमति प्रदान की गई, ब्रिटिश सरकार कोई भी विद्रोही है वो यदि रियासत के अंदर है वो आता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको शरण दे सकते हैं और जयपुर रियासत अब अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। और इस शर्त पर है ये हीरालाल शास्त्री जी को ये मना लिया गया कि वो जयपुर प्रजामंडल में भाग नहीं लेगा। तो इस प्रकार क्या है कि जयपुर प्रजामंडल के अंदर क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जयपुर प्रजामंडल ने साथ नहीं दिया था क्योंकि जेंटलमैन प्रोविज़ हो गया था हीरालाल शास्त्री और जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल के बीच के अंदर ये समझौता हो गया था। लेकिन जयपुर प्रजामंडल के कुछ सदस्य जिसमें बाबा हरिश्चंद्र थे, दौलतमल भंडारी थे, रामकरण जोशी थे, गुलाबचंद कासलीवाल थे और चिरंजीलाल मिश्र थे और हंस डी राय थे, ये कुछ है वो एक तरह से क्या है कि जो जेंटलमैन प्रोविज़ है उससे असंतुष्ट थे और इन्होंने क्या है कि एक अलग से मोर्चा बना लिया। अर्थात जयपुर प्रजामंडल का है वो विघटन हो गया, दो भागों में बट गई। एक जेंटलमैन एक आज़ाद मोर्चा अलग बन गया और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में अलग मोर्चा बन गया। तो इस समय एक तरह से मिर्ज़ा इस्माइल है उसने कूटनीति से प्रजामंडल को विभाजित कर जयपुर प्रजामंडल को कमज़ोर एक तरह से कर दिया और आज़ाद मोर्चा शांतिपूर्ण अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहा था। लेकिन राज्य सरकार ने आज़ाद मोर्चा के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया
और आज़ाद मोर्चा लेकिन आज़ाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन की करो मरो का जो नारा है वो एक प्रकार से क्या है कि आम लोगों तक पहुंचाने का वो प्रयास किया। लेकिन क्या है कि इस आज़ाद मोर्चा का जो कार्यालय है वो गुलाब चंद कासलीवाल के यही इसका कार्यालय है वो स्थापित किया गया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम ये बात करें कि इसमें जो आज़ाद मोर्चा है उसको 1945 में जो जवाहरलाल नेहरू है उनके प्रयास से है वो आज़ाद मोर्चा को 1945 के अंदर वो पुनः इसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया। एक तरह से जयपुर प्रजामंडल के अंदर वो सम्मिलित कर लिया गया। और इस प्रजामंडल की बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो दुर्गावती वगैरह महिलाएं हैं उन्होंने भी इसके अंदर वो भाग लिया था। और 1946 में क्या है कि जयपुर में प्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई और 1946 में जयपुर प्रजामंडल अखिल भारतीय देशी लोक परिषद है उसका एक प्रकार से क्या है कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद है उसका एक प्रकार से वो अंग बन जाता है। और जो इस प्रजामंडल का नाम है वो जयपुर जिला कांग्रेस है वो रख दिया जाता है। और 1947 में जयपुर के महाराजा मान सिंह सेकंड ने जयपुर प्रजामंडल को आश्वासन दिया कि 2 वर्षों के भीतर है वो उत्तरदायी सरकार है उसकी स्थापना है वो कर दी जाएगी। लेकिन 1948 में है राजस्थान के जो एकीकरण है कि जो प्रक्रिया चली उसके चौथे चरण में है वो जयपुर को 30 मार्च 1949 को है वो एक प्रकार से क्या है कि राजस्थान के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जयपुर प्रजामंडल ने है जयपुर के अंदर राजनीतिक जागृति है या जयपुर के जो सामंत हैं या जयपुर के जो सरकार है उसके विरुद्ध है वो जो एक तरह से राजनीतिक निरंकुशता के स्थान पर है वो लोकतांत्रिक जो सरकार है वो स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। और इसमें अर्जुनलाल शेट्टी है, हीरालाल शास्त्री है, जमनालाल बजाज है आदि ने है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया। आदि के नेतृत्व के अंदर है ये एक तरह से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्रात्मक जो सरकार है या उत्तरदायी सरकार है उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और उस प्रयास के अंदर है वो जयपुर प्रजामंडल है वो सफल भी रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जयपुर प्रजामंडल है वो जो एक प्रकार से जयपुर के अंदर जो उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के अंदर है वो सफल रहता है। तो इसमें आप जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है वो आप जयपुर प्रजामंडल के अंदर अर्जुनलाल शेट्टी का क्या योगदान था, उन्होंने किस प्रकार वर्धमान स्कूल है या वर्धमान पाठशाला है, छात्रावास है, पुस्तकालय के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने राजनीतिक जागृति है वो पैदा करने का प्रयास किया, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ आपको जो हीरालाल शास्त्री है उनके विषय के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार जयपुर हितकांडी सभा जीवन कुटीर के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने है वो एक तरह से क्या है कि एक तरह से जो शैक्षणिक जो एजुकेशन के माध्यम से है वो किस प्रकार राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया। तो देखिएगा 1938 से पहले है जयपुर के अंदर क्या है कि जो प्रजामंडल की जो विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई, वर्धमान स्कूल या जयपुर कुटीर या जो भी आंदोलन हुए उसका उद्देश्य एक तरह से सामाजिक और एक तरह से शैक्षणिक था। लेकिन 1938 के बाद में हीरापुरा अधिवेशन के पश्चात है जो हम ये कहें कि जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन किया गया था और जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है जो 1938 में हुआ था, उसके पश्चात एक तरह से जयपुर के अंदर वो राजनीतिक जागृति है कि हम बात करें कि राजनीतिक अधिकारों की वो मांग है वो उठने लग जाती है। तो जयपुर प्रजामंडल वास्तव में अपना कार्य 1937-38 के बाद में है वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर वो करना प्रारंभ कर देता है और इसकी गतिविधियां हैं निर्वाध गतिविधियां संचालित होती है। जयपुर सरकार ने इसको कुचलने का प्रयास किया लेकिन उसके पश्चात भी है ये जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री है आदि के प्रयास से है जयपुर प्रजामंडल की गतिविधियां हैं वो चलती रही और अंत के अंदर है उनको एक प्रकार से वो सफलता वो मिल जाती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे जयपुर प्रजामंडल है वो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जिसने जयपुर में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा की और सबसे पहले जयपुर के अंदर वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना का जो मार्ग है वो किस प्रकार वो इन नेताओं के माध्यम से है वो सफल रहता है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। और जेंटलमैन समझौता और आज़ाद मोर्चा है, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल के बारे में हीरालाल शास्त्री का क्या योगदान था ज़्यादातर पूछा जाता है। और उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर वो जयपुर प्रजामंडल ने वो भाग नहीं लिया था। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।